Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel. This is my first video in my YouTube channel. I hope you like this video, and if you like my videos, please just like and subscribe my channel. So students, today we will discuss about the topic, and the name of that topic is photosynthesis. So photosynthesis जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, photo and synthesis. Photo means light and synthesis mean making. ओके, सो फोटोसिंथेसिस जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स जो है अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, सनलाइट का यूज करके। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, वो सनलाइट के प्रेजेंस में एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाते हैं एंड द नेम ऑफ दैट प्रोडक्ट इज ग्लूकोज, ठीक है। एंड साथ में वो क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन, ठीक। तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज कर रहे हैं एंड एक कॉम्प्लेक्स एक स्टेबल प्रोडक्ट बना रहे हैं एंड द नेम ऑफ दैट प्रोडक्ट इज ग्लूकोज, ठीक है। और क्या रिलीज कर रहे हैं? ऑक्सीजन। अब इस रिएक्शन को जो है एक तरीके से बैलेंस भी करेंगे। देखिए यहाँ पे कार्बन जो है वो 1 है, यहाँ पे कार्बन 6 है, मतलब कार्बन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे लगा दिए 6 CO2। ओके, यहाँ पे H2 है जबकि H यहाँ पे 12 है, तो 12 करने के लिए मैंने यहाँ पे भी क्या कर दिया? 6 हो गया। H हो गए 6 2 का 12, ओके। एंड कार्बन भी कितने हैं? 6, कार्बन हो गए 6, बट नाउ ऑक्सीजन कितने हैं? 6 2 का 12, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 6, so टोटल ये कितने हो गए? 18, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 6 एंड यहाँ पे 2, यहाँ पे तो है 8, जबकि हमें चाहिए 18। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम ऑक्सीजन को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, ठीक है, मतलब हम उसके कितने मॉलिक्यूल्स लेंगे? 6, ठीक। तो 6 2 का 12, 12 प्लस 6 कितने हो गए? 18। तो ये एक स्टेबल फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है जिसमें ये बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके ग्लूकोज की प्रोडक्शन की जाती है और वहां पे ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है, ठीक है। ये एक तरह की साइक्लिक प्रोसेस है, ओके। इसमें ये साइक्लिक क्यों है? बिकॉज देखिए फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है, ठीक है। वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है? वो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है जो हम रिलीज कर रहे हैं। तो ये साइक्लिक मैनर में चलती है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, ठीक है, प्लांट्स उसी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेंगे, वाटर को वो रूट्स के थ्रू लेंगे सॉइल से एंड फिर मिलकर क्या बना देंगे? स्टेबल प्रोडक्ट ग्लूकोज एंड क्या रिलीज करेंगे? ऑक्सीजन। और जो ऑक्सीजन वो रिलीज करेंगे उसका इनटेक करेंगे हम। तो ये एक तरह की हुई ना साइक्लिक रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड हमने दी और हमें एक्सचेंज में क्या मिल गए? ऑक्सीजन। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और प्लांट्स हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को क्या करना चाहिए? प्लांट करना चाहिए, सो दैट ज्यादा से ज्यादा हमें ऑक्सीजन मिले, ठीक है। अब ये रिएक्शन किस तरह की रिएक्शन है? तो फर्स्ट पॉइंट आता है, ये एक तरह की एनाबॉलिक रिएक्शन है। किस तरह की रिएक्शन है? ये एक तरह की एनाबॉलिक रिएक्शन है। एनाबॉलिक मीन्स सिंपल सिंपल एलिमेंट्स जो मिलके एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है एनाबॉलिक। जबकि कुछ रिएक्शंस होती है कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक का मतलब होता है उसे कट कर देना, नाम से आ रहा है ना, कैटा से मतलब क्या हो गया? कट कर देना। तो वहां पे एक जो कॉम्प्लेक्स एलिमेंट होते हैं वो स्मॉल स्मॉल प्रोडक्ट्स में ब्रेक होता है, जबकि यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहे, यहाँ पे स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स का यूज करके एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, तो इसलिए ये क्या है? एनाबॉलिक रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट, ये एक तरह की और कौन सी रिएक्शन है? ये एक तरह की एंडरगोनिक रिएक्शन है, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है? ये एक तरह की एंडरगोनिक रिएक्शन है। एंडर से आप याद है एंट आर, ठीक है, मतलब अंदर आना, एंडर मतलब अंदर आना। तो मतलब यहाँ पे कुछ आ रहा है, यहाँ पे किसी चीज का यूज किया जा रहा है। तो क्या यहाँ पे यूज किया जा रहा है? यहाँ पे यूज की जा रही है सनलाइट। क्या यूज की जा रही है? यहाँ पे सनलाइट का यूज किया जा रहा है। तो इसलिए ये एक तरह की क्या? एंडरगोनिक, कि यहाँ पे सनलाइट को कंज्यूम किया जा रहा है, ठीक है। अगर आता एक्सरगोनिक, एक्सर का मतलब से याद रखने एग्जिट, एग्जिट में क्या होता है? बाहर जाता है, जबकि यहाँ पे कुछ बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ अंदर उसको लिया जा रहा है। और क्या ली जा रही है? सनलाइट ली जा रही है। थर्ड आती है, ये एक तरह की और क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है।
तो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन, ठीक, जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होती हैं। क्या होती है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है उसमें और रिडक्शन भी हो रही है। अब नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? सो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, नाम से पता चल रहा है, डेशन मतलब एडिशन, ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है और हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन में आपने याद रखना है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन तो है लेकिन हाइड्रोजन भी है, दैट्स मीन यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रही है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं हो रही है, मतलब हाइड्रोजन क्या हो रही है, यहाँ पे रिमूव हो रही है। तो होगी ना यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी है, एंटरगोनिक रिएक्शन भी है और एक तरह की रिडॉक्स रिएक्शन भी है। सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है, हम कह रहे हैं हाँ जी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है, वाटर का यूज किया जाता है, बट व्हाई ओनली वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनका यूज क्यों नहीं किया जाता है? काफी साइंटिस्ट आए जिन्होंने रिसर्च वर्क करा, ठीक है, ये चीज प्रूव करी एक्सपेरिमेंट की कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का ही रोल क्यों प्ले किया जा रहा है, कि वही क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करा था प्रेस्ले ने, ठीक है, जोसेफ जॉन प्रेस्ले, ठीक है, सॉरी जॉन प्रेस्ले ने ये करा था, ठीक है, जॉन प्रेस्ले ने ये एक्सपेरिमेंट करा और उनके एक्सपेरिमेंट का नाम है बेल जार एक्सपेरिमेंट। क्या है उनके एक्सपेरिमेंट का नाम, बेल जार एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब ये बेल जार एक्सपेरिमेंट पे जो है उन्होंने ये बताया कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। कैसे बताया, यहाँ पे इन्होंने क्या करा, दो तरह के जार लिए, एक जार लिया, ठीक है, ये दूसरा जार लिया, उन्होंने दोनों जार्स में एक जलती हुई कैंडल जला दी। क्या रख दी, जलती हुई कैंडल इन्होंने यहाँ पे रख दी, ठीक है, ग्लोइंग कैंडल इन्होंने दोनों जार्स में रख दी, क्लियर, ठीक है, दोनों जार्स में कैंडल भी रख दी और क्या रखा, रैट, क्या रख दी, यहाँ पे उन्होंने एक रैट को भी रख दिया, ठीक है, ओके, यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, दोनों में एक रैट को भी रख दिया, ठीक। साथ ही साथ अब क्या करा इन्होंने, यहाँ पे एक और चीज ऐड करी और वो क्या करा, मिंट प्लांट, क्या करा, यहाँ पे इन्होंने एक मिंट प्लांट को ऐड किया, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं किया उन्होंने, ठीक है, यहाँ पे मिंट प्लांट है, यहाँ पे मिंट प्लांट नहीं है। अब क्या देखा उन्होंने कि थोड़ी देर के बाद ये जो कैंडल है ये बुझ गई, ठीक है, ये कैंडल क्या हो गई, ये बुझ गई, ठीक है, ये कैंडल क्या होगी, ये ग्लो नहीं कर रही है, डज नॉट ग्लो, ठीक है, और जो रैट है उसकी डेथ होगी, मतलब रैट की क्या होगी, डेथ होगी। तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे ऐसी क्या चीज रिलीज हो रही है, यहाँ पे ऐसी क्या चीज रिलीज हुई कि कैंडल भी जल गई और रैट की भी डेथ हो गई, ठीक है। जबकि उन्होंने जब यहाँ पे मिंट प्लांट रख दिया तो कैंडल कंटिन्यूसली जल रही है, रैट अलाइव है एंड मिंट का जो प्लांट है वो फ्रेश है। तो इसका मतलब मिंट प्लांट ने यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा रिलीज करा इस एयर में जिससे ये भी चल रही है और रैट भी जो है वो लाइफ है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। तो जब उन्होंने कंक्लूड करा, अपने इसको प्रॉपर एक्सपेरिमेंट को पूरा किया और एनालाइज क्या किया कि यहाँ पे देखिए कैंडल जब जलती है, ठीक है, तो वो क्या रिलीज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, क्या रिलीज कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, और रैट है तो वो भी क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जब इतनी ज्यादा जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, कैंडल को तो जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना, जबकि यहाँ पे तो ऑक्सीजन है ही नहीं है ना यहाँ पे ऑक्सीजन, तो कैंडल क्या हो गई, बुझ गई, क्या हो गई, यहाँ पे बुझ गई, और रैट को भी ऑक्सीजन नहीं मिली तो रैट की भी डेथ हो गई। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि मिंट प्लांट ने क्या करा, ऑक्सीजन रिलीज करी, ठीक है, और रैट ने जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी वो प्लांट ने ले ली, जिससे उसने खाना बनाया, खाना बनाया तो प्लांट फ्रेश है, ठीक है, इसने बदले में रिलीज करी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिलीज करी तो उसके प्रेजेंस में कैंडल की और ये जल रही है। कंबस्टन के लिए, किसी भी चीज को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो कैंडल को यहाँ पे जलने के लिए तो ऑक्सीजन मिल गई, किसने दी, मिंट प्लांट ने दी। एक रैट को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो भी किसने दी, मिंट प्लांट ने दी, ठीक। तो यहाँ पे उनको पता चल गया कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट करा था वो करा था इंगेनहाउस ने,
ठीक है। इंगेनहाउस ने जो है वो बहुत सिंपल सी बात बोली कि जो फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, वो ग्रीन प्लांट्स में ही होती है, ठीक है, जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ठीक है, और भी अदर पिगमेंट्स होते हैं, कैरोटीनॉइड्स होता है, ज़ैंथोफिल होता है, बट उन्होंने कहा कि जो फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, किसने कहा, इंगेनहाउस ने कहा कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो सिर्फ किस में होती है, ग्रीन प्लांट्स में होती है। किसमें होती है, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में होती है, ठीक। फोटोसिंथेसिस सिर्फ किस में होगी, ग्रीन प्लांट्स में होगी। और उन्होंने किस प्लांट का यूज करके ये प्रोसेस बताई, हाइड्रेला, ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, और कम चांसेस होते हैं इसे पूछने के, बट आ भी सकता है, ठीक है। तो हाइड्रेला प्लांट पे उन्होंने ये काम करके बताया कि फोटोसिंथेसिस जो होती है वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में होती है। क्लियर। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है, ठीक है, वो है डी स्टार्च एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कौन सा है, डी स्टार्च, नाम से पता चले डी स्टार्च मतलब, डी का मतलब क्या होता है, रिमूव करना, ठीक है, क्या कर देना, रिमूव करना। क्या रिमूव हो रहा है यहाँ पे, स्टार्च का रिमूवल किया जा रहा है। तो इन्होंने क्या करा, एक बीकर लिया, ठीक है, एक बीकर लिया, वहां पे इन्होंने क्या करा, एक प्लांट रख दिया, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक प्लांट रख दिया। अब इनमें से एक लीफ में तो प्रॉपर स्टार्च फॉर्मेशन हो रहा है, वो प्रॉपर ग्रीन है, बट एक से इन्होंने क्या कर दिया, सारा स्टार्च रिमूव कर दिया, सारे स्टार्च को क्या कर दिया इन्होंने, रिमूव कर दिया, ठीक। जब इन्होंने यहाँ से सारा स्टार्च रिमूव कर दिया, आफ्टर दैट उन्होंने इसको एक पेपर बैग से कवर कर दी, क्लियर। एंड आफ्टर दैट उन्होंने क्या दिया, आयोडीन टेस्ट दिया, ठीक है। आयोडीन टेस्ट देने के बाद क्या होगा, जेन्युइनली स्टार्च है नहीं, तो आयोडीन टेस्ट तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा नहीं, तो इसने पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिया, जबकि इसने पॉजिटिव रिजल्ट दे दिया। इसका मतलब कि स्टार्च की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है और स्टार्च जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो है मॉल लीफ, ठीक। मॉल लीफ में उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड की इंपॉर्टेंस को बताया, ठीक है। उसमें भी इन्होंने क्या करा, एक बीकर लिया, ठीक है, इसमें इन्होंने एक लीफ रखा जो थोड़ा सा अंदर की तरफ है, थोड़ा सा क्या है, बाहर है, मतलब थोड़ा पानी के अंदर है और थोड़ा जो है वो पानी के बाहर है, ठीक है। जब इन्होंने यहाँ रखा और यहाँ पे इस लीफ को क्या करा, KOH का ट्रीटमेंट दे दिया लीफ को, ठीक है, और फिर आयोडीन टेस्ट दे दिया। तो यहाँ पे जब आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव आया तो यहाँ पे उनको क्या पता चला कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का रोल भी बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्लियर। आफ्टर दैट जो है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट जो आता है वो आता है एंगलमैन का, ठीक है। एंगलमैन ने जो काम करा, एंगलमैन ने जो है जो रिसर्च करी थी उसमें इन्होंने क्या बताया था, एक्शन स्पेक्ट्रम, किसके बारे में बताया था, एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है। अब व्हाट इज एक्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है मैं इसको बताती हूँ, ठीक है। एंगलमैन ने क्या करा, 2 प्लांट्स का यूज करा, ठीक है। एक तो उन्होंने यूज करी थी एल्गी, फिलामेंटस अल्गी, ठीक है, और एक बैक्टीरिया का यूज करा था। सो उन्होंने एक फिलामेंटस अल्गी का यूज करा और उस फिलामेंटस अल्गी का नाम है स्पायरोगैरा, क्लियर। कौन से थे उस फंगी का नाम, सॉरी एल्गी का नाम क्या था, स्पायरोगैरा, ठीक है। और उन्होंने बैक्टीरिया कौन सा लिया, एरोबिक, एरोबिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो होते हैं अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कौन से बैक्टीरिया ले लिया, एरोबिक बैक्टीरिया ले लिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, एक ट्यूब ली, क्लियर, उसमें उन्होंने क्या कर दिया, ठीक है, ये फिलामेंटस अल्गी डाल दी, क्या डाल दी यहाँ पे, फिलामेंटस अल्गी डाल दी और एरोबिक बैक्टीरिया भी डाल दिया, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या करा, व्हाइट लाइट को दिया, ठीक है, व्हाइट लाइट को जब इसके ऊपर डाला, ठीक है, तो यहाँ पे उनको 7 कलर्स का एक स्पेक्ट्रम मिला, क्या मिला उनको, 7 कलर्स का एक स्पेक्ट्रम मिला, और उस 7 कलर के स्पेक्ट्रम का पैटर्न है विबग्योर, क्या है स्पेक्ट्रम का, विबग्योर, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है एक्शन स्पेक्ट्रम, क्योंकि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा डिस्पर्जन के बारे में, तो डिस्पर्जन क्या होता है, जब व्हाइट लाइट जो होती है वो 7 कलर्स में स्प्लिट होती है बाय बेंडिंग इट्स पाथ, ठीक है। सो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जब व्हाइट लाइट को फेंका जा रहा है तो यहाँ पे 7 कलर्स का पैटर्न उनको देखने को मिला, विबग्योर, दैट इज द वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक। सेकेंड इन्होंने क्या देखा कि जो ब्लू रीजन है और जो रेड रीजन है, और जो रेड रीजन है उस रीजन के सामने फिलामेंटस अल्गी के चारों और एरोबिक बैक्टीरिया ने क्या बना लिया, क्लस्टर बना लिया, क्या बना लिया, क्लस्टर। इससे ये कंक्लूड करा कि जो फोटोसिंथेसिस है मोस्टली कौन सी लाइट में होती है, तो वो होती है रेड एंड ब्लू लाइट में। इज इट क्लियर, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक, वो करा था क्वांटम एज पे, ठीक है। इस पे हम देखेंगे एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट, ठीक है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट
इमर्जन एनहांसमेंट इफेक्ट। ठीक है, सो जो इमर्जन एनहांसमेंट इफेक्ट से आपने फर्स्ट जो थिंग याद रखनी है वो क्या है कि इन्होंने फोटो सिस्टम्स के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? फोटो सिस्टम। अब नाउ व्हाट इज फोटो सिस्टम? फोटो सिस्टम क्या होते हैं? एक तरह के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, वो लाइट के प्रेजेंस में आके जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, वो हम डिटेल में आगे देखेंगे कि कैसे करते हैं, पर इसमें हमने याद रखना कि इमर्जन ने क्या करता है, फोटो सिस्टम्स के बारे में बताया था। और फोटो सिस्टम में कितने होते हैं? 1 और 2। कितने होते हैं? 1 और 2। जो फोटो सिस्टम 1 है वो कितनी वेवलेंथ की लाइट पे काम करता है? 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट पे काम करता है। एंड फोटो सिस्टम 2 जो है वो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ पे काम करता है। क्लियर? सेकेंड इन्होंने क्या बताया था? क्वांटम यील्ड के बारे में। क्या बताया था? क्वांटम यील्ड। ये आपने 2 चीजें याद रखनी, क्वांटम यील्ड। ठीक है, अब नाउ व्हाट इज क्वांटम यील्ड? क्वांटम यील्ड का मतलब होता है कि कितने ऑक्सीजन रिलीज हुए, क्या हुए, कितने ऑक्सीजन रिलीज हुए या वो इवॉल्व हुए, कब इवॉल्व हुए, कितनी सनलाइट को आपने यूज करा, कि कितने नंबर ऑफ फोटोन, फोटोन्स होते हैं सनलाइट से आने वाले पार्टिकल्स के लिए, कलेक्टिवली हम यूज करते हैं। ठीक है, तो फोटोन, कितने फोटोन्स का यूज करके कितनी ऑक्सीजन इवॉल्व की गई, दैट इज कॉल्ड द क्वांटम यील्ड। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या करा था कि 3 टेस्ट ट्यूब ली इन्होंने। ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब ली। ठीक, अब तीनों पे इन्होंने लाइट फेंकी। ठीक है, एक पे जो इन्होंने लाइट फेंकी वो फेंकी ग्रेटर देन इक्वल टू 680 नैनोमीटर, एक पे इन्होंने लाइट फेंकी लेस देन इक्वल टू 680 नैनोमीटर, और एक पे इन्होंने फेंकी लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 680 नैनोमीटर। ठीक है, जब उन्होंने ग्रेटर देन इक्वल फेंकी तो क्वांटम यील्ड आई हमारे पास x, जब लेस देन इक्वल टू फेंके तो क्वांटम यील्ड आ गई y, लेकिन जब लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल में तो क्वांटम यील्ड आ गई z। और जो हमारी क्वांटम यील्ड z है वो क्या है? ग्रेटर देन है x और y के सम से भी। क्लियर? इन्होंने थर्ड पर थिंग उन्होंने ये कही। और यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये जो हम बात करते हैं ना विबग्योर पैटर्न, ठीक है, ये जो विबग्योर पैटर्न है ये कौन सी रेंज में काम करता है? वो करता है 600, ठीक है, आपने याद रखना मोस्टली 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की रेंज में। 400 से बिलो आपका क्या रहेगा? यूवी, एंड 700 नैनोमीटर से अबव क्या रहेगा? इंफ्रारेड। ठीक है, तो इमर्जन एनहांसमेंट इफेक्ट में 3 चीजें याद रखनी है। पहला इन्होंने फोटो सिस्टम्स के बारे में बताया। सेकेंडली ये जो हम फोटो सिस्टम है वो 2 तरह के हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। जो फोटो सिस्टम 1 है वो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे काम करता है। फोटो सिस्टम 2 जो है वो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे काम करता है। अब इन्होंने 700 एंड 680 पे क्यों लिया? क्योंकि इन्होंने जब क्वांटम वेव देखी थी तो इन्होंने इसी लाइट रेंज के फॉर्म में देखी थी। ठीक है, जहां पे इनको देखा मिला कि कितने फोटोन्स का यूज करके कितने ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए थे, ठीक है, वो आए थे वॉन नील। ठीक है, वॉन नील। वॉन नील ने क्या कहा था? वॉन नील ने कहा कि ये जो हम बात करें ना ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, ठीक है, ये ऑक्सीजन आ कहाँ से रही है? कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है कि वाटर से आ रही है? ठीक, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना फर्स्ट रिएक्शन क्या होती है? 6 CO2 प्लस 6 वाटर, एंड उन्होंने मिलकर क्या बना दिया? कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट ग्लूकोज, एंड क्या रिलीज कर दिया उन्होंने? ऑक्सीजन। ठीक, तो ये जो ऑक्सीजन है ये कौन दे रहा है? ये वाला दे रहा है कि ये दे रहा है? तो वॉन नील ने इसके लिए क्या करा? उन्होंने वाटर की जगह ले लिया हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, और जब निकला, ठीक है, तो निकला भी क्या? सल्फर निकला। क्या निकला? सल्फर निकला। तो उन्होंने इससे ये पता कर लिया कि जो वॉन नील ने ये पता कर लिया कि जो ऑक्सीजन निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती बल्कि कहाँ से आती है? वाटर से आती है। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट है सैक्स। सैक्स से आपने कैसे याद रखना है? सैक्स से याद रख लिया शुगर। हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस में जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? ग्लूकोज, विच इज अ शुगर। तो एस से शुगर, एस से सैक्स, सैक्स ने बताई शुगर। क्लियर? तो इस तरह के काफी एक्सपेरिमेंट्स करे गए जिससे ये बताया गया कि फोटोसिंथेसिस में हम कौन से मॉलिक्यूल्स का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एक तरह का डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। किस तरह का स्ट्रक्चर है ये? एक तरह का ये जो है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो होता है इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। क्लियर? अब
यहाँ पे क्या होते हैं, थाइलेकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक क्या है, थाइलेकॉइड, ये क्या है यहाँ पे, थाइलेकॉइड, ठीक है। सिंगल यूनिट को हम क्या कहते हैं, थाइलेकॉइड। क्लियर। अब जब ये सारे थाइलेकॉइड सिक्के के ढेर की तरह प्रेजेंट, जैसे आपने देखा कि वो जैसे 5 रुपए का कॉइन देखे, जब आप 5 रुपए के कॉइन्स को एक के ऊपर एक रखते हो ना, एक कॉइन, दूसरा कॉइन, तीसरा कॉइन, तो वो जो सिक्के का जो ढेर होता है, ठीक है, पाइल ऑफ कॉइन्स की तरह ये थाइलेकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। और फिर कलेक्टिवली इनको कहा जाता है ग्रेना। क्या कहा जाता है इनको, ग्रेना, ठीक है। इन ग्रेना को लेके आ रहा है, इन दोनों ग्रेना को कौन लेके आ रहा है, लैमेला। कौन लेके आ रहा है इनको, लैमेला। तो कैसे याद रखेंगे, लेके आ रहा है, लेके से लैमेला आपने याद रखना है कि दो ग्रेना को कौन जोड़ता है, लैमेला जोड़ता है। और जो आपका ग्रेना है उसमें दोनों फोटोसिस्टम्स होते हैं, फोटोसिस्टम 1 भी होता है, फोटोसिस्टम 2 भी होता है, लेकिन जो हमारा स्ट्रोमा है उसमें सिर्फ फोटोसिस्टम 1 होता है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद आता है हमारे फोटोसिंथेटिक जब पिगमेंट्स की बात आती है, ठीक है। मोस्टली आपको पता है कि हम क्लोरोफिल तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, विच इज अ ग्रीन कलर, ठीक है, और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, ठीक। लेकिन आपने याद रखना है कि थोड़ा सा अगर हम फॉरवर्ड और स्टडी करें इसका, तो जो पिगमेंट्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है लिपिड सोल्यूबल, मतलब फैट सोल्यूबल, और एक होता है वाटर सोल्यूबल। देखिए जो मेम्ब्रेन होती है ना, जैसे मैंने अभी कहा ना, क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक तरह का डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो वो जब डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है ना, तो वो लेयर जो बनी होती है, मेम्ब्रेन जो बनी होती है, वो फैट्स की बनी होती है, ठीक है। सैंडविच मॉडल जो आप पढ़ेंगे होगा अपने सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में, ठीक है। नहीं है तो मैं नेक्स्टली वही टॉपिक लूंगी, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो सेल की मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें क्या होता है, ऊपर प्रोटीन होती है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जो होती है नीचे क्या होती है, फैट्स की, फॉस्फोलिपिड जो होते हैं, ठीक है, उनकी ऐसे लेयर प्रेजेंट होती है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ये, ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड्स हैं, ठीक। और फिर उसके नीचे क्या होती है, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो लेयर है वो एक तरह की फैटी लेयर होती है, मतलब फैट सोल्यूबल लेयर है। तो अगर फैट वाले हमारे मॉलिक्यूल्स होते तो वो इजिली क्रॉस कर जाएंगे, जो फैट सोल्यूबल है, लेकिन जो वाटर सोल्यूबल है वो तो इजीली वहां पे जा नहीं पाएंगे, ठीक है। सो आपने कैसे याद रखना, देखिए फैट सोल्यूबल, ठीक है, और एक कौन से हमारे वाटर सोल्यूबल, ठीक है, वाटर लविंग जो है, ठीक। तो लिपिड सोल्यूबल से क्या आ जाएगा यहाँ पे, लिपिड सोल्यूबल है ना, फैट सोल्यूबल जो है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने याद रखना, लैब सोल्यूबल में आपका आ जाएगा क्लोरोफिल, ठीक है। लिपिड्स में आपने याद रखना है क्लोरोफिल, सॉरी फाइकोरिथ्रिन, फाइकोबिलिन, ठीक है, क्या आ जाएंगे हमारे, फाइकोरिथ्रिन और फाइकोबिलिन, ठीक है। लिपिड पी से याद रखना है, फाइकोबिलिन एंड फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। और वाटर सोल्यूबल में क्या आ जाएंगे आपके, क्लोरोफिल, कैरोटेनॉइड्स आ जाएंगे, ठीक है। अब जो आपने एक और चीज याद रखनी है, जो पिगमेंट्स होते हैं वो 2 तरह के और होते हैं, कैसे, एक होते हैं यूनिवर्सल, ठीक है, और एक होते हैं नॉन यूनिवर्सल, इनको हम एक्सेसरी भी कहते हैं। यूनिवर्सल का मतलब ऑल ओवर टाइम वो प्रेजेंट होते हैं, और वो आपको पता है क्या है, वो क्लोरोफिल, क्या है वो, क्लोरोफिल। और एक्सेसरी में कौन से आ जाएंगे, कैरोटेनॉइड्स, कौन आएंगे, कैरोटेनॉइड, जो ऑरेंज कलर का देता है, ठीक है। इसके अनदर हमारे पास आते हैं नॉन एक्सेसरी, ठीक है, उसमें आपके क्लोरोफिल ए बी सी, ठीक है, ए तो हमारा चलिए यूनिवर्सल में आता है, पर बी सी डी ई ये सब क्या आते हैं हमारे नॉन एक्सेसरीज में, ठीक है। इसके बाद जो है एक चीज आपने और याद रखनी है, ठीक है, वो आपने याद रखनी है कि फोटोसिस्टम 2 का जो इनहिबिटर है वो कौन है। तो फोटोसिस्टम जो 2 का इनहिबिटर है वो है DCAMU, ठीक है। फोटोसिस्टम 2 का इनहिबिटर क्या है, DCAMU, क्लियर। 1 मार्क क्वेश्चन भी आ भी सकता है, ठीक। नेक्स्टली अब हम जो टॉपिक देखेंगे, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, एंड दैट टॉपिक इज लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, ठीक। फोटोसिंथेसिस में हम 2 तरह की रिएक्शंस को हम मोस्टली स्टडी करते हैं, ठीक है। वो आती है एक लाइट रिएक्शन, ठीक है, एंड नेक्स्ट आती है डार्क रिएक्शन, ठीक। नाम से ही पता चल रहा है, लाइट रिएक्शन मतलब जो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, एंड डार्क रिएक्शन जो सनलाइट की एब्सेंस में हो रही है, ठीक है। लाइट रिएक्शंस में जो होते हैं वो हमारे फोटोसिस्टम्स काम करेंगे, ठीक है, जबकि डार्क रिएक्शंस में क्या होगा, जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं लाइट रिएक्शन से उनका यूज करा जाएगा, क्लियर। सो
तो हम देखते हैं लाइट रिएक्शंस में भी दो तरह की रिएक्शंस आएंगी हमारी, एक आती है साइक्लिक और एक आती है नॉन साइक्लिक। क्लियर? बट यहाँ पे एक और वर्ड ऐड हो जाता है एंड दैट वर्ड इज फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक। अब इसका क्या मतलब होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। देखिए, फोटो का मतलब लाइट पार्टिकल्स, फॉस्फो का मतलब फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है और एशन मतलब फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो लाइट की प्रेजेंस में जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो रही है, सो दैट इज कॉल्ड द फोटोफॉस्फोरिलेशन। ह्यूमन बींग्स में हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव रिएक्शंस के थ्रू एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है। जबकि फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है कि जो एटीपी की जो फॉर्मेशन है, क्या हो रहा है यहाँ पे, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी की जो फॉर्मेशन हो रही है वो कैसे हो रही है, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है। क्लियर? सो नाउ वी विल discuss about the light reaction in detail. Clear? So light reactions के जो है फर्दर कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। पार्ट्स नहीं है, टाइप्स हैं वो, ठीक है। एक तरह के, एक है साइक्लिक और एक है नॉन साइक्लिक। तो फर्स्टली जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे हम साइक्लिक, ठीक है। देखिए, जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है वो कौन से फोटो सिस्टम से शुरू होगी, वो होगी फोटो सिस्टम 1 से शुरू। इससे होगी वो शुरू फोटो सिस्टम 1 से। और मैंने स्टार्टिंग में बताया फोटो सिस्टम 1 में जो मॉलिक्यूल है वो कौन सी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को वो यूज करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, LHC होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्या होते हैं यहाँ पे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। एंड नाउ व्हाट इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स? क्या होता है यहाँ पे, आपका सेंटर में होता है क्लोरोफिल, जो आपका यूनिवर्सल पिगमेंट है, ठीक है। और उसके चारों ओर होते हैं एक्सेसरी। क्या होते हैं, एक्सेसरी, ठीक है। एक्सेसरी पिगमेंट्स होंगे। अब ये एक्सेसरी क्या करते हैं कि जो आपकी सेंट्रल क्लोरोफिल है, अगर उसमें ज्यादा सनलाइट पड़ रही है तो उसको डैमेज ना हो, तो ये एक तरह का प्रोटेक्शन के फॉर्म में भी ये काम करते हैं। सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को जब ये एब्जॉर्ब करेंगे तो यहाँ पे 4 फोटॉन्स की लाइट पड़ेगी। जैसे यहाँ पे पड़ेगी, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्साइट हो गए, तो यहाँ से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया और इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया गया पैराडॉक्सिन ने, ठीक है। जब इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया गया पैराडॉक्सिन साइटोक्रोम्स के थ्रू, फिर जाके इन्होंने फर्दर उसको कहाँ दे दिया, इधर दे दिया। तो ये एक तरह की क्या होगी, साइक्लिक प्रोसेस। क्या होगी यहाँ पे, इट इज ऑल एक तरह की ये क्या होगी, साइक्लिक प्रोसेस। और यहाँ पे जब यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ से क्या हो रहा है, एडीपी से किसकी फॉर्मेशन हो रही है, एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। सो साइक्लिक में आपने इतना ही याद रखना कि साइक्लिक जो होती है वहां पे कौन से फोटो सिस्टम का यूज किया जाता है, फोटो सिस्टम 1 का यूज किया जाता है, ठीक है। और वहां पे सिर्फ एटीपी की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और जहां से वो शुरू हो रही है वहीं पे वो खत्म हो गई है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है नॉन साइक्लिक। कौन सी है, नॉन साइक्लिक। इसे जेड स्कीम भी कहा जाता है, ठीक है। इसे और क्या कहा जाता है, जेड स्कीम, जेड स्कीम, ठीक है। नॉन साइक्लिक एंड सेकंड क्या है, जेड स्कीम। सो नॉन साइक्लिक में आपने फर्स्ट पॉइंट के याद रखने, इसमें दोनों फोटो सिस्टम काम करेंगे, लेकिन पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा, यहाँ थोड़ा रिवर्स हो जाएगा। ये रिएक्शन शुरू होगी फोटो सिस्टम 2 से और खत्म होगी फोटो सिस्टम 1 पे, ठीक। जबकि साइक्लिक में कब से शुरू हो रही थी, फोटो सिस्टम 1 से, लेकिन यहाँ पे शुरू होगी फोटो सिस्टम 2 से और खत्म होगी फोटो सिस्टम 1 पे। अब यहाँ पे भी क्या रहेगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, क्लोरोफिल ए और इसके चारों ओर सेकेंडरी या एक्सेसरी पिगमेंट्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो गया, 4 फोटॉन्स की लाइट पड़ी, ठीक है। 4 फोटॉन्स की लाइट पड़ी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्साइट हो गया। और प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या होगा, वो होगा फेयोफाइटिन। क्या होगा यहाँ पे, फेयोफाइटिन। तो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा, एक्सेप्ट करेगा फेयोफाइटिन, फेयोफाइटिन, ठीक है। फेयोफाइटिन ने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, दे दिया इसको साइटोक्रोम बीएफ को,
ठीक है। फिर दिया साइटोप्लास्टोसाइलिन को, और प्लास्टोसाइलिन ने फिर वो इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, PS1 को। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आए। पहला क्वेश्चन, प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है इलेक्ट्रॉन का फोटोसिस्टम 2 से, फेयोफाइटिन। फोटोसिस्टम 1 को कौन इलेक्ट्रॉन देता है, वो देता है प्लास्टोसायन, ठीक है। और जब यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है तो यहाँ पे फॉर्मेशन होती है एटीपी की, जिसकी फॉर्मेशन हो रही है एटीपी की। क्लियर। अब जब यहाँ पे भी सनलाइट पड़ेगी, यहाँ पे भी 4 फोटॉन्स की लाइट पड़ी और इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, उसको किसने ले लिया, कौन यहाँ पे करेगा, फेराडॉक्सिन, ठीक है। फिर आयरन सल्फर का एक कॉम्प्लेक्स है और फिर वहां से क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन यहाँ से आपने चीज याद रखनी है, यहाँ पे क्या होगा, NADPH की जो है फॉर्मेशन, मतलब NADPH को रिलीज किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि क्या चीज हुई, यहाँ पे ATP भी बन रही है और NADPH की फॉर्मेशन भी हो रही है। और एक और चीज होगी जो आपका फोटोसिस्टम 2 है, यहाँ पे एक वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होगा। क्या होगा, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, जो हाइड्रोजन, वाटर एंड ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। फिर वही ऑक्सीजन एक्साइट होके फेयोफाइटिन इसको एक्सेप्ट करेगा, साइटोक्रोम BF को देगा, वहां से ATP निकलेगी, देन वो प्लास्टोसायनिन को देगा, प्लास्टोसायनिन उसको फोटोसिस्टम 1 को देगा, फिर वो फेराडॉक्सिन के थ्रू आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स से NADPH को उसको एक्सेप्ट कर लेगा प्रोटॉन को, और ये जो होगी एक साइक्लिक नॉन साइक्लिक प्रोसेस बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि जहां से शुरू हो रही है वहां पे वो खत्म नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितने सनलाइट का यूज किया जा रहा है, कितने फोटोन का यूज किया, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। तो यहाँ की क्वांटम यील्ड क्या होगी, कितनी ऑक्सीजन निकल रही है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन निकल रही है, और कितने फोटोन का यूज किया जा रहा है, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, तो टोटल कितने हो गए, 8। तो यहाँ पे देखिए, और ये किस फॉर्म में चल रही है, Z फॉर्म में चल रही है, Z फॉर्म में, तो इसलिए क्या है, Z स्केन। क्लियर। अब अगर हमें डिफरेंशिएट करें साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक को, तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो साइक्लिक है, ठीक, और एक तरफ क्या ले लिया हमने, नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो आपने याद रखना है कि साइक्लिक में सिर्फ फोटोसिस्टम 1 होता है, जबकि नॉन साइक्लिक में फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 दोनों होते हैं, ठीक है। ये किस वेवलेंथ पे काम करता है, 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे काम करेगा। यहाँ पे शुरुआत होगी फोटोसिस्टम 2 से, और फोटोसिस्टम 2 कितने नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को लेती है, 680 नैनोमीटर, और फोटोसिस्टम 1 तो कितना लेता है, 700 नैनोमीटर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे सिर्फ किसकी फॉर्मेशन होती है, ATP की, जबकि नॉन साइक्लिक में क्या होता है, ATP और NADPH दोनों की होती है, ठीक है। और फाइनल एक्सेप्टर कौन है यहाँ पे, NADPH, ठीक है, NADPH। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट आता है, हिल एक्सपेरिमेंट। हिल ने यही कहा था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, कौन एक्सेप्ट करता है एंड में, NADP, ठीक है। अगर कोई एक्सेप्टर नहीं है तो ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपने क्या याद रखना है, यहाँ पे किसी भी तरह का वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, जबकि वहां पे एक तरह का क्या है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, यहाँ पे नहीं है, जबकि यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपने ये चीज यहाँ पे याद रखनी है। अब देखिए हमारे लाइट रिएक्शन में दो चीजें बनी, ATP बन रहा है, NADPH बन रहा है। अब इन दोनों को यूज करा जाएगा डार्क रिएक्शन में, ठीक है, जहां पे सनलाइट का यूज नहीं किया जाता है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शंस क्या आती है, डार्क रिएक्शंस, ठीक है। डार्क रिएक्शंस में एक आती है कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल, ठीक है, इसे कैल्विन ने दिया था इसलिए इसका नाम है कैल्विन साइकिल। इसे C3 साइकिल भी कहा जाता है। इसे C3 साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये साइक्लिक रिएक्शन हो रही होती है ना, जो प्रोसेस हो रही होती है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है 3 कार्बन का। इनका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो कितने का होता है, 3 कार्बन का होता है, ठीक है। और उसका नाम क्या है, PGA, क्या है उसका नाम, PGF, फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, या फॉस्फोग्लिसरेरिक एसिड। सेकेंड रिएक्शन होती है यहाँ पे C4 साइकिल, ठीक है। यहाँ पे दो काम करते हैं सेल्स, मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीथ सेल, ठीक है। यहाँ पे कौन करते हैं, एक करते हैं बंडल शीथ सेल काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है,
और एक काम करते हैं यहाँ पे मेसोफिल सेल, ठीक है। और यहाँ पे इसको C4 क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 4 कार्बन का। जैसे यहाँ पे 3 कार्बन का बना तो नाम पड़ गया C3 साइकिल, यहाँ पे जो है ये 4 कार्बन का बनता है तो इसको कहते हैं C4 साइकिल, और उस प्रोडक्ट का नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है, पायरूवेट, ठीक है, जो वो फर्दर बनेगा। एंड नेक्स्ट आती है C2 साइकिल, ठीक है। C2 साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनता है, 2 कार्बन का, और उसका आता है फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। सो जो फर्स्ट आती है वे है हमारे पास केल्विन साइकिल। कौन सी है, केल्विन साइकिल, ठीक है। केल्विन साइकिल को जो है वो केल्विन ने दिया था, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, ठीक है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट करेगा। कौन एक्सेप्ट करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा RuBP। कौन करेगा, RuBP, राइबुलोज बाइफॉस्फेट। क्या कहते हैं उसको, राइबुलोज बाइफॉस्फेट, ठीक है। याद रखना है कि 5 कार्बन का होता है, ठीक है। राइबुलोज बाइफॉस्फेट कितने कार्बन का होता है, ये 5 कार्बन का होता है, ठीक है। और इसे पेसमेकर भी कहा जाता है प्लांट का, जैसे ह्यूमन में होता है ना पेसमेकर हार्ट में, ठीक है, प्लांट्स के पेसमेकर कहा जाता है इसे, ठीक है। क्योंकि प्राइमरी और जो मोस्ट स्टेबल एक्सेप्टर कार्बन डाइऑक्साइड का कौन होता है, RuBP। RuBP क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना देगा, PGA, फॉस्फोग्लिसरेट, जो कितने का है, 3 कार्बन का है। अब देखो यहाँ पे ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज है, वो तो होता है 6 कार्बन का। यहाँ पे तो ये बन रहा है 3 कार्बन का, मतलब ये रिएक्शन कितनी बार होगी, 2 बार, ठीक है। तो इसने क्या बना दिया, 3PGA, ठीक है, कितने, 2 मॉलिक्यूल, ठीक, 3PGA। फिर 3PGA जो है वो फर्दर क्या बना देगा, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरीन, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, वो भी क्या बना देगा, ठीक है, ये फर्दर उसको करेगा। उसके बाद इसकी क्या कर देगा, रीजेनरेशन, क्या कर देगा, रीजेनरेशन। और फिर हमारा स्टेबल प्रोडक्ट जो बन रहा है, क्या बन रहा है, शुगर से बन रहा है ना, शुगर ही बन रहा है ना हमारा स्टेबल प्रोडक्ट। और एक और चीज आपने याद रखनी कि यहाँ पे क्या होता है, ATP का यूज होता है। यहाँ पे क्या बन रहा है, ATP बन रहा है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्या हो रहा है, ATP बन रहा है, और साथ ही साथ क्या रिलीज हो रहा है, NADPH। क्या रिलीज हो रहा है यहाँ पे, NADPH, ठीक है। तो और एक ATP कहाँ रिलीज होगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ATP रिलीज होगा। तो टोटल देखिए कितने ATP रिलीज हो रहे हैं, 2 यहाँ पे है और एक जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, 2 यहाँ पे और एक कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। तो टोटल कितने ATP बन रहे हैं यहाँ पे, 3। कितने ATP बन रहे हैं यहाँ पे, 3 ATP बन रहे हैं। कितने ATP बन रहे हैं, 3 ATP बन रहे हैं, और 2 NADPH बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 2 NADPH बन रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 3 ATP है ना, ठीक है, कार्बन कितने, ग्लूकोज में कार्बन कितने होते हैं, 6, तो 6 3 का कितना हो गया, 18, ठीक है, और 6 2 का कितना हो गया, 12। ये होता है ना ग्लूकोज का, ठीक है। तो देखिए इसमें कितने कार्बन है, 6। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड को जो फिक्स कर रहा है तो जाके कहीं 3 ATP और 2 NADPH निकल रहे हैं। तो 6 कार्बन को फिक्स करने के लिए कितने ATP यूज करेंगे, 18, और कितने NADPH, 12। क्लियर। तो इसमें आपने क्या क्या पॉइंट जाता है, पहला कि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का होता है, उसका नाम क्या है, PGA है। कितने ATP और NADPH बनते हैं, तो ये रहे, ठीक है। नेक्स्ट जो हम साइकिल करेंगे वो है C4 साइकिल। क्या है, C4 साइकिल, ठीक है। C4 साइकिल में मैंने अभी भी बताया था कौन से सेल यूज होते हैं, 2, एक होते हैं बंडल शीट सेल, ठीक है, और एक होते हैं मेसोफिल सेल, ठीक है। एक है बंडल शीट सेल और एक है मेसोफिल सेल, ठीक है, ऐसे बना रही हूँ, ठीक है। ये आ गए आपके मेसोफिल सेल, ठीक है, और ये है हमारे पास बंडल शीट सेल, बंडल शीट सेल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो मेसोफिल सेल में भी क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगी। तो यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करा गया, लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा कौन, ऑक्जेलो एसिटेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पायरूवेट ने ऑक्जेलो एसिटेट ने यहाँ पे करा, ठीक है, और क्या प्रोडक्ट बना दिया, ऑक्जेलो एसिटेट, ठीक है। पायरूवेट यहाँ पे फिक्स हुआ, ठीक है, कार्बन फिक्स करा, ऑक्जेलो एसिटेट से यहाँ पे क्या बना, मैलिक एसिड,
ठीक है, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बन रहा है ना, फर्स्ट जो 4 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है, उसने करा मैलिक एसिड बनाया। अब मैलिक एसिड ने यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी, क्या कर दी, यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी। ठीक, अब ये कितने का था, 4 कार्बन का है ना, कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है, ये भी 4 कार्बन का है। यहाँ से इसने जब एक रिलीज करी तो 3 कार्बन की तो बच गई। अब वो 3 कार्बन की क्या परफॉर्म करेगी, केल्विन साइकिल, क्या करेगी, केल्विन साइकिल। ठीक है, फिर केल्विन साइकिल कर दी, ठीक है, और फिर जाके यहाँ से क्या बना, वही कॉम्प्लीमेंट बना, और फिर से जाके कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे कितने एटीपी बन रहे हैं, यहाँ पे आपके बनेंगे 2 एटीपी, ठीक है, और यहाँ पे केल्विन में कितने बन रहे थे, 3 एटीपी, तो टोटल यहाँ पे कितने एटीपी बन रहे हैं, 5। कितने एटीपी बन रहे हैं, 5। और NADPH तो देखो ऊपर तो बनेगा नहीं, मेसोफिल में कोई NADPH का यूज नहीं होता है, यहाँ पे NADPH का ना यूज किया जा रहा है जो लाइट रिएक्शंस में बने। यहाँ पे क्या होगा, NADPH का यूज हो रहा है, कहाँ हो रहा है, केल्विन में हो रहा है। कितने हो रहे थे, 2, ठीक है, 2 NADPH का क्या हो रहे थे, यूज हो रहा था, तो 5 है तो 6 5 का कितना हो गया, 30, और 6 2 का कितना हो गया, 12। क्लियर, तो ये रिएक्शन में आपने क्या क्या चीज है, पहला इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, 4 कार्बन का होता है एसिड, एंड दैट इज कॉल्ड द ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स क्या जाएगा मेसोफिल से बंडल शीट सेल में, मैलिक एसिड। मैलिक जो है वो 4 कार्बन का है, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ आता है अपने में से एक कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर 3 कार्बन बच गए, 4 में से ये 3 बच गए, वो 3 कार्बन फिर बंडल शीट सेल में क्या करते हैं, केल्विन साइकिल परफॉर्म करते हैं। उस केल्विन साइकिल में 3 एटीपी और 2 NADPH बनते हैं, फिर वहां से जो कॉम्प्लेक्स होगा वो फिर वहां पे जाएगा, और फिर वो रिएक्शन प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी। ठीक है, यहाँ पे एक और याद रखें, क्रायंस एनोट में पाई जाती है, कौन से एनोट में, क्रायंस एनोट में। ठीक है, बंडल शीट सेल मेसोफिल सेल्स का रोल हो रहा है ना, क्रायनोटी में रथ की तरह ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे आपके मेसोफिल है और यहाँ पे आपके क्या होते हैं, बंडल शीट होते हैं, एक रथ की तरह ये प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, नेक्स्ट है C2 साइकिल। देखिए C2 साइकिल जो है वो एक तरह की वैसे तो वेस्टफुल साइकिल है, क्योंकि वहां पे ना किसी भी तरह की कुछ फॉर्मेशन नहीं हो रही होती है। ठीक है, ना वहां पे NADPH का यूज होता है, ना ही वहां पे ATP का यूज होता है। ठीक है, मतलब एक तरह की वो वेस्टफुल प्रोसेस है, बट है, तो उसको स्टडी कर लेते हैं। C2 साइकिल, तो C2 साइकिल में क्या होता है, देखिए RUBP तब काम करेगा, ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा है तो RUBP क्या होगा, वो उसको फिक्स करेगा और केल्विन साइकिल परफॉर्म करेगा। ठीक है, लेकिन अगर ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है तो RUBP इसको भी फिक्स करेगा। ठीक है, लेकिन फिर वो, ठीक है, लेकिन फिर वो क्या करेगा, वो फॉस्फोग्लिसरेट नहीं बनाएगा, बल्कि क्या बना देगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या बना देगा यहाँ पे, फॉस्फोग्लाइकोलेट, फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, तो C2 साइकिल में आपने इतना याद रखना है कि जब ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होता है तब RUBP इसको फिक्स करता है, तो फॉस्फोग्लिसरेट तो बनाता ही है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ क्या बनाता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट भी बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी तरह की ना ही ATP का यूज हो रहा है, ना ही यहाँ पे NADPH का यूज हो रहा है, और ना ही इसका जो प्रोडक्ट है वो इतना यूज में आता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसको ऑक्सीजनेशन प्रोसेस भी कहा जाता है, या इसे फोटो रेस्पिरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फोटो रेस्पिरेशन। क्लियर, नेक्स्ट इसमें एक और कॉन्सेप्ट है एसिडिफिकेशन एंड डी एसिडिफिकेशन। ठीक है, देखिए ड्यूरिंग डे तो क्या रहता है, स्टोमेटा ओपन होते हैं, गैसेस का एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है, लेकिन नाइट के टाइम पे क्या होता है, तो यहाँ पे आप क्या होता है, नाइट के टाइम पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स हो रही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को तो क्या किया जा रहा है, फिक्स किया जा रहा है। ठीक है, तो हमने देखा ना C4 साइकिल में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही थी, ठीक है, मैलिक एसिड बन रहा था। अब ये जो मैलिक एसिड जो होगा वो एक्यूमुलेट होगा नाइट टाइम पे। क्या होगा, ये नाइट टाइम पे क्या होगा, ये एक्यूमुलेट होता रहेगा। जब नाइट टाइम पे ये एक्यूमुलेट होता रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, एसिडिफिकेशन। क्या कहेंगे, एसिडिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे एक एसिड अंदर स्टोर हो रहा है, तो क्या हो रहा है, मैलिक एसिड यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है, जब दिन का टाइम आएगा तो ये मैलिक एसिड जो होगा वो अपना प्रोसेस कर देगा, फिर वो C3 साइकिल परफॉर्म करेगा, और फिर वो वहां से क्या कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा। तो यहाँ पे ये मैलिक एसिड टूट जाता है। क्या होता है, यहाँ पे मैलिक एसिड ब्रेक होता है। डे के टाइम पे क्या होता है, मैलिक एसिड ब्रेक हो जाएगा।
ठीक है, जब यहाँ पे मैलिक एसिड ब्रेक हो जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, डी एसिडिफिकेशन। क्या कहेंगे, डी एसिडिफिकेशन। क्लियर। इसके बाद जो लास्ट कॉन्सेप्ट है जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है, इन्हें कहा जाता है ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, क्या कहा जाता है उसको, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दी थी, ये ब्लैकमैन ने। देखिए इसमें जो है इन्होंने बात कही थी कि देखिए फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सी चीजें परफॉर्म कर रही हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज जरूरी है, ऑक्सीजन का भी यूज जरूरी है, ठीक है, वाटर भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, ठीक है, और भी काफी तरह के टेम्परेचर, प्रेशर, काफी तरह के यहाँ पे जो होते हैं वो फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। लेकिन ब्लैकमैन्स के अकॉर्डिंग ये था कि बहुत ज्यादा फैक्टर्स जरूरी क्यों ना हो, ठीक है, लाइट है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, बहुत ज्यादा फैक्टर्स क्यों ही ना हो, लेकिन उन सब में से भी वो फैक्टर अपना रोल ज्यादा प्ले करेगा जो सबसे लेस अमाउंट में होगा। क्लियर। तो लिमिटिंग का मतलब जो सबसे लेस अमाउंट में होगा वही पूरी रिएक्शन को कंट्रोल करेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स हमने स्टडी करे, क्या क्या वहाँ पे कहा गया है। So if you like my videos, so please just like my channel, subscribe my channel and also share my videos. And if you want the PDF of my notes, you can join my Telegram channel. The name of my Telegram channel is Educator. Thank you.